बिहार की राजनीति में कुछ चुनाव सिर्फ जीत और हार का आंकड़ा नहीं होते, वे आने वाले समय की राजनीति का संकेत होते हैं। बांकीपुर का उपचुनाव भी कुछ ऐसा ही है। जिस बांकीपुर सीट पर बीजेपी का लगभग 3 दशक से दबदबा रहा हो, जहां से बीजेपी के बड़े नेता लगातार जीतते रहे हों, वह सीट अचानक बीजेपी के हाथ से निकल जाए तो सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि कौन जीता, सवाल होना चाहिए कि बीजेपी हारी क्यों। और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या बांकीपुर का परिणाम बिहार की राजनीति में बदलते हुए जनमत का संकेत है। आज इसी की पड़ताल करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। बांकीपुर कोई सामान्य विधानसभा सीट नहीं है। यह बीजेपी के लिए लंबे समय से मजबूत राजनीतिक आधार रही है। 2026 के उपचुनाव से पहले भी यह सीट 3 दशक से अधिक समय तक बीजेपी के कब्जे में रही थी। इसलिए यहां बीजेपी की हार को केवल एक स्थानीय चुनाव का परिणाम कहकर नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि क्या विपक्ष इतना मजबूत हो गया था कि बीजेपी को हराना संभव था, या फिर बीजेपी के अपने वोट बैंक में कहीं दरार पैदा हो गई थी। मेरी समझ से इस चुनाव को समझने के लिए हमें एक नहीं बल्कि कई कारणों को एक साथ देखना होगा। और सबसे पहला कारण है युवा और छात्र असंतोष। बिहार में परीक्षा, रोजगार और पेपर लीक का मुद्दा पिछले कुछ समय से युवाओं के बीच बेहद संवेदनशील रहा है। जब किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला युवा वर्षों मेहनत करता है और फिर उसे लगता है कि परीक्षा व्यवस्था ही सवालों के घेरे में है, तो उसका गुस्सा केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहता, वह व्यवस्था और सरकार दोनों से सवाल करने लगता है। बांकीपुर में बड़ी संख्या में शिक्षित और युवा मतदाता है, इसलिए छात्र आंदोलन का असर यहां महसूस हुआ हो, यह संभावना बिल्कुल खारिज नहीं की जा सकती। हालिया अंतरराष्ट्रीय और भारतीय मीडिया विश्लेषणों में भी बांकीपुर की बीजेपी हार को छात्र आंदोलन और पेपर लीक से पैदा हुए युवा असंतोष से जोड़ा गया है। और यहाँ एक सवाल बीजेपी से भी है कि अगर समस्या समय रहते सुलझा दी जाती तो क्या हालात इतने बिगड़ते। राजनीति में सिर्फ गलती करना महत्वपूर्ण नहीं होता, कई बार उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है गलती सुधारने में कितना समय लगा। दूसरा मुद्दा है यूजीसी विवाद। यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशंस को लेकर देश भर में बहस हुई। इन नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव रोकना है, लेकिन इनके कुछ प्रावधानों को लेकर अगड़ी जातियों के एक वर्ग में नाराजगी और आशंका भी देखने को मिली। और बिहार की राजनीति में इस सामाजिक समीकरण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खासकर ब्राह्मण और भूमिहार जैसे समुदाय बीजेपी के पारंपरिक सामाजिक आधार का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। हालिया चुनावी विश्लेषणों में भी यूजीसी विवाद को बांकीपुर में सवर्ण वोटों के संभावित बिखराव के कारणों में शामिल किया गया है, लेकिन यहां सावधानी जरूरी है। हम यह नहीं कह सकते कि यूजीसी के कारण ही बीजेपी हारी। ऐसा प्रमाणित करने के लिए बूथवार और सामाजिक समूहों के मतदान के आंकड़ों की जरूरत होगी। लेकिन अगर पेपर लीक से युवा नाराज थे और यूजीसी जैसे मुद्दों से अगड़ी जातियों का एक वर्ग असहज था, तो दोनों नाराजगियां मिलकर बीजेपी के परंपरागत वोट पर असर डाल सकती थी। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसे कुछ लोग बांकीपुर की हार का सबसे बड़ा कारण बता रहे हैं, भरत तिवारी की हत्या। निश्चित रूप से यह गंभीर घटना थी, जनता में आक्रोश पैदा हुआ होगा, लेकिन क्या इसे बांकीपुर के परिणाम का निर्णायक कारण मान लेना सही होगा? मेरी समझ से इसमें सावधानी चाहिए। भरत तिवारी शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े थे, जबकि चुनाव बांकीपुर में था। दोनों के बीच कई विधानसभा क्षेत्र आते हैं, इसलिए इस घटना का बांकीपुर के मतदाताओं पर सीधा और निर्णायक प्रभाव पड़ा, यह कहना अभी मुश्किल है। हाँ, यह घटना व्यापक सरकार विरोधी माहौल का हिस्सा बनी हो सकती है, लेकिन अकेले इसी घटनाक्रम को बीजेपी की हार का कारण बताना मुझे उचित नहीं लगता। अब आता है सबसे दिलचस्प सवाल, बीजेपी ने अपना उम्मीदवार क्यों बदला? पहले अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी को उम्मीदवार बनाया गया, उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया। इसके बाद उन्होंने चुनाव से हटने की घोषणा की और बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बना दिया। पार्टी की ओर से बंटी के हटने के पीछे पारिवारिक कारण बताए गए, लेकिन राजनीति में सवाल तो उठेंगे ही। आखिर इतने महत्वपूर्ण चुनाव में जहां बीजेपी का 3 दशक पुराना गढ़ दांव पर हो, वहां उम्मीदवार बदलने की नौबत क्यों आई? क्या यह केवल परिस्थिति जन्य फैसला था या पार्टी के पास कोई दूसरा राजनीतिक आकलन था? मैं यहां एक संभावना रख रहा हूं
क्या बीजेपी को पहले से अंदाजा था कि बांकीपुर में मुकाबला कठिन है? और अगर ऐसा था तो क्या उम्मीदवार बदलने का फैसला किसी व्यापक रणनीति का हिस्सा हो सकता है? ध्यान रखिए, यह एक राजनीतिक परिकल्पना है, प्रामाणिक तथ्य नहीं। लेकिन इस सवाल को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। विपक्ष लगातार वोट चोरी के आरोप लगाता रहा है। बीजेपी इस हार को भी अपने पक्ष में तर्क बना सकती है कि अगर चुनावी प्रक्रिया में इतनी बड़ी गड़बड़ी होती तो बांकीपुर जैसे अपने मजबूत गढ़ में बीजेपी हारती ही क्यों? अब सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरी नजर में बांकीपुर का परिणाम केवल यह कहानी नहीं है कि कोई नया राजनीतिक चेहरा बहुत लोकप्रिय हो गया। इसके पीछे वोट ट्रांसफर की राजनीति भी हो सकती है। मान लीजिए बीजेपी से नाराज एक मतदाता बीजेपी को हराना चाहता है, लेकिन उसके सामने विकल्प क्या है? कांग्रेस मुकाबले में थी नहीं, आरजेडी को बांकीपुर के एक बड़े वर्ग में स्वीकार्यता नहीं थी, तो बीजेपी विरोधी मतदाता के सामने एक विकल्प बचता है और यही वह जगह है जहां जन स्वराज को फायदा मिला। इसलिए मैं इसे एक लाइन में कहूंगा, यह जरूरी नहीं कि हर वोट प्रशांत किशोर के पक्ष में था, हो सकता है बहुत सा वोट बीजेपी के खिलाफ था। यही फर्क बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर यह बात सही है तो यह जीत केवल एक व्यक्ति की लोकप्रियता नहीं बल्कि राजनीतिक असंतोष के एक जगह जमा होने की कहानी भी है। अब सवाल है कि क्या बीजेपी को इस परिणाम की चिंता करनी चाहिए? तो मेरी राय में हाँ, एक उपचुनाव से सरकार की सेहत पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ता, लेकिन उपचुनाव जनता के मूड का संकेत जरूर दे सकता है। और बांकीपुर का संदेश साफ है, अगर युवा नाराज है, अगर परीक्षा व्यवस्था पर सवाल है, अगर रोजगार को लेकर बेचैनी है, अगर किसी सामाजिक वर्ग में असंतोष है और ऊपर से सरकार विरोधी माहौल बन रहा है, तो सिर्फ संगठन और पुराने वोट बैंक के भरोसे चुनाव जीतना हमेशा संभव नहीं होता। बीजेपी के लिए यह आत्ममंथन का समय है। लेकिन इस पूरे विश्लेषण के बीच एक बात स्पष्ट होनी चाहिए, यह कहना भी गलत होगा कि सामने वाला सिर्फ बीजेपी की कमजोरी के कारण जीत गया। किसी भी मजबूत राजनीतिक गढ़ को तोड़ना आसान नहीं होता। प्रशांत किशोर ने लंबे समय तक बिहार में घूमकर अपनी राजनीतिक जमीन बनाने की कोशिश की और अब उन्होंने यह साबित किया है कि अगर मौका मिले तो वे मजबूत राजनीतिक गढ़ में भी सेंध लगा सकते हैं। अब उनकी असली परीक्षा शुरू होगी, क्योंकि चुनाव जीतना एक बात है और जनता के भरोसे को काम में बदलना दूसरी बात। मेरी नजर में यह सिर्फ एक सीट की हार नहीं है, यह कई छोटे छोटे संतोषों के एक साथ आने की कहानी है। छात्र आंदोलन, पेपर लीक, यूजीसी विवाद, उम्मीदवार बदलने का फैसला, सरकार विरोधी माहौल और विपक्षी वोट का एक जगह जमा होना, इन सब ने मिलकर बांकीपुर का राजनीतिक समीकरण बदल दिया हो सकता है। और शायद इसलिए इस चुनाव का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि कौन जीता, सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी का इतना मजबूत किला आखिर ढहा क्यों। इसका जवाब अगर बीजेपी ने समय रहते तलाश लिया तो यह हार एक चेतावनी बन रहेगी, और अगर नहीं तलाशा तो आने वाले चुनावों में यही चेतावनी एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकती है। आपको क्या लगता है, बांकीपुर में बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? कमेंट में जरूर बताइए।